क्रैश कोर्स सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये थोड़ा सा सिंपल चैप्टर बन सकता है, लेकिन जेई मैथ्स वालों को थोड़ा परेशान करता है ये चैप्टर। बट डोंट वरी, आज हम एक बहुत सिंपल मेथड से इस चैप्टर को 100% कंप्लीट करेंगे। सिंगल वीडियो में ये पूरा यूनिट कंप्लीट होगा और आप इस यूनिट को कंप्लीट होने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि इस यूनिट के कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन बनता है और ये यूनिट भी काफी स्पेशल माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। एग्जैक्टली ये जो वर्ड है ना, बायो का मतलब होता है लाइफ, हम सब जानते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ एग्जैक्टली ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें एनर्जी देता है, हमारे फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट। देन प्रोटीन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन। देन न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए आरएनए बोलते हैं, एटसेट्रा। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर इस यूनिट में जो एक मेजर पोर्शन कवर करता है वो एग्जैक्टली आपको पता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हो तो आप साफ देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट से 90% चांसेस हैं इस यूनिट में जो क्वेश्चन बनाता है वो कार्बोहाइड्रेट है। कभी उस पे ऑप्टिकल रोटेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी नंबर ऑफ किरैल कार्बन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी रिएक्शंस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो हम सारी चीजें आज कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला इस यूनिट का टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो वर्ड का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट वर्ड हम लोग जानते हैं, हाइड्रेट का मतलब है H2O, जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बने हो उन्हें हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनका जनरल फॉर्मूला CxH2O होता है। कभी ये मत समझना कि हमेशा X और Y बराबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में X और Y बराबर होता है मोनोसैकेराइड में, लेकिन डाइसैकेराइड या ट्राई पे जाते हैं तो X और Y डिफरेंट होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बने हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रहे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एज दे कंटेन वन और मोर किरैल कार्बन। भैया बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आगे सीखेंगे कि किरैल कार्बन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन आता है। एज दे कंटेन वन और मोर किरैल कार्बन, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे OH होते हैं। OH के साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अगर OH के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे जनरली हम लोग एल्डोज बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, एराबिनोज एंड राइबोज। राइबोज शुगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। आरएनए में राइबोज होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे OH हैं और OH के साथ कीटोन ग्रुप है, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या कीटोज। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। तो आप लोग इतना नोट कर लो, जल्दी से इतना नोट करो, फिर स्पीड में आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हमें स्टार्ट करना है इसका क्लासिफिकेशन, मतलब इसके टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन या इसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले हम लोगों को मिलता है मोनोसैकेराइड। देखो, मोनो का मतलब होता है वन। ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो वन रहते हैं। वन मतलब और ज्यादा नहीं टूटते। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट 2 यूनिट में टूट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। कोई 3 यूनिट में ब्रेक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर, मतलब वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होकर बहुत सारी यूनिट देता है तो उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। फिलहाल मोनोसैकेराइड को हम लोग जानते हैं कि मोनोसैकेराइड होते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट के बाद ये होते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, और उसके अलावा दे नेवर हाइड्रोलाइज्ड, ये और ज्यादा ब्रेक नहीं होते। इनका जनरल फॉर्मूला CxH2O होता है।
CxH2O होल X होता है, क्योंकि यहां पे जो हम वैल्यू कार्बन के लिए लेते हैं वही H2O के बाहर भी लगानी है। X की वैल्यू 3 से लेकर 6 हो सकती है। अगर X की वैल्यू 3 रखूंगा तो नाम ट्रायोज, 4 रखेंगे तो टेट्रोज, 5 रखेंगे तो पेंटोज, वही पेंटोज शुगर डीएनए आरएनए वाली, 6 रखेंगे तो हेक्सोज। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि मोनोसेक्राइड में इसके एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखना है। एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज C6H12O6, फिर यहां पर एक और एग्जाम्पल आ गया फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये इसके कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में एक बात ध्यान से समझ लेना। ये ग्लूकोज जो है जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे, जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो इसका स्ट्रक्चर कहलाता है पायरेनोज, क्योंकि 6 कार्बन चेन होती है जिसमें 5 कार्बन उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं, तो ये पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाता है। वहीं फ्रक्टोज जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है उसे बोला जाता है फ्यूरेनोज। मैं अभी बनाऊंगा, साथ में ये बताऊंगा उसमें कितने किरैल कार्बन है, तो थोड़ा वेट करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज और ग्लूकोज का पायरेनोज, ये ध्यान रखना, एमसीक्यू बन जाता है। फिर इसके बाद मोनोसेक्राइड का सेकंड टाइप अगर हम देखें तो आता है ओलिगोसैकेराइड। अब ये क्या चीज है? तो ओलिगोसैकेराइड का मतलब ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड। अरे बहुत लिखना पड़ता है। तो हाइड्रोलाइसिस पर ये देते हैं 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अब क्या 2 to 10 यूनिट्स है मैं बता रहा हूं, आप जल्दी से पहले इतना नोट करो, मुझे रब करना है ऊपर। ओके कंप्लीट। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 मोनोसैकेराइड देने वाले कंपाउंड हैं। तो जो 2 मोनोसैकेराइड देता है उसको हम बोलते हैं सेकंड का ए डायसैकेराइड। डायसैकेराइड बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो देते हैं 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। यार अब इतना क्लियर है, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है देख लो, इसके एग्जाम्पल में आता है सुक्रोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये 2 यूनिट्स हाइड्रोलाइसिस पर ब्रेक होने पर हाइड्रोलाइसिस पर 2 यूनिट देता है। और आपको पता है जब ये हाइड्रोलाइज नहीं होता तो ये दोनों 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं? ये कनेक्ट होती हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नोट कर लेना, सुक्रोज या किसी भी डायसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट्स हैं, ट्राइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की 3 यूनिट्स हैं, पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो ये 2 यूनिट या 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ती हैं? तो वो जुड़ती हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो लिख लेना आप लोग। सुक्रोज को अगर हम लोग देखें तो सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सुक्रोज देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसे डी या पॉजिटिव से डिनोट कर रहा हूं मैं, लेकिन जो फ्रक्टोज देगा वो देगा लीवोरोटेटरी। क्योंकि सुक्रोज खुद था डेक्स्ट्रो, उसने अपने से अपोजिट नेचर का फ्रक्टोज दे दिया, लीवो दे दिया, इसीलिए इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर। और यहां पर एक और बात जो जरूरी है आप लोगों को बताना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चलो ये ऑली को लिख लिया होगा। ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो आपस में जब जुड़े थे तो ये जुड़े थे, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 कनेक्टेड थे। और इनको कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड था वो बॉन्ड था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और एक बात और याद रखना, सुक्रोज एक अकेली डाइसैकेराइड है जो होती है नॉन रिड्यूसिंग। ये क्वेश्चन बन चुका है। तो सुक्रोज होती है नॉन रिड्यूसिंग, इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो डाइसैकेराइड में अब बताने वाला हूं जैसे मैल्टोज या लैक्टोज, ये होती हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग मतलब ये टॉलेंस या फेहलिंग को रिड्यूस कर देती हैं। और जितने मोनोसैकेराइड बताएं दे ऑल आर रिड्यूसिंग, रिमेंबर। अब मैल्टोज जो है, मैल्टोज ब्रेक होकर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज देता है, अल्फा डी मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, और ये भी होता है अल्फा डी ग्लूकोज। और ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ती हैं बाय कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। दोनों ग्लूकोज की यूनिट जुड़ती हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से, और इनका भी बॉन्ड कहलाएगा, इनके बॉन्ड को भी क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लैक्टोज जब ब्रेक होता है, चलिए तो
ठीक, लैक्टोज जब ब्रेक होता है तो लैक्टोज देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। वही सिचुएशन कि ये भी अल्फा डी है, अल्फा क्या है अभी क्लियर कर दूंगा, डी तो क्लियर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये भी अल्फा डी है और इसमें भी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में बॉन्ड बनाते हैं और उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो उस बॉन्ड का नाम भी होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो फिलहाल आप इसे नोट करो, अल्फा का क्या मतलब है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, फिलहाल आप इसे नोट कर लो। तो डाइसैकेराइड में कौन कौन रिड्यूसिंग है और कौन नहीं है ये याद रखना। बॉन्ड का ध्यान रखना कि सुक्रोज में कार्बन 1-2 लिंकेज होती है, बाकी मेल्टोज में या लैक्टोज में कार्बन 1-4 लिंकेज होती है। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के नेक्स्ट टाइप पर, और इसका नेक्स्ट टाइप है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, देखो हम लोग ये बात जानते हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी यूनिट्स, मेनी यूनिट। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस करने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड दे रहा है तो उसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। तो हम लिख लेते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिट देता है उसे हम लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, क्योंकि ये एक पॉलीमर है। यहां पर भी जो मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं उनमें बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। प्लीज जरूर नोट कर लेना इसे आप लोग। अब यहां पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, स्टार्च। आप लोगों ने बिल्कुल नाम सुना हुआ है स्टार्च एक काफी इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है फूड मटेरियल में। तो पोटैटोज और राइस में स्टार्च काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। स्टार्च जो है ये बना होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो पहले तो ये बात जरा अच्छी तरह नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैं आपको यह भी बता दूं, जब स्टार्च बन रहा होता है तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एमाइलोज। एमाइलोज होता है इसमें अराउंड 15 to 20%, और इसका दूसरा कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन, और ये एमाइलोपेक्टिन 80% से 85% तक प्रेजेंट होता है। अब यहां पर जरूरी बात जो है वो ये है कि पहली बात तो स्टार्च और सेल्यूलोज को लेकर क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रहे स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्या है और डी डेक्स्ट्रो क्या है मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखें आप लोग। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एमाइलोज है। एमाइलोज बेसिकली लीनियर और वाटर सॉल्युबल होता है। वहीं एमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो ये होता है ब्रांच एंड इनसॉल्युबल। तो ये जरूर याद रखना, लीनियर और वाटर सॉल्युबल एमाइलोज, और वहीं अगर हम बात करें एमाइलोपेक्टिन की तो वो ब्रांच है और वाटर इनसॉल्युबल है। स्टार्च के बाद यहां पर एक और एग्जांपल हमारे लिए जरूरी है और वो है सेल्यूलोज। और आप लोगों को पता है प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज बनाता है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल बना दिया इसने। अब एग्जैक्टली ये बना कैसे है, तो ध्यान रहे ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना था अल्फा डी ग्लूकोज और ये बन रहा है बीटा डी ग्लूकोज से। आप लोग इसे नोट करो, और इसके बाद अब हम फाइनली आने वाले हैं एग्जैक्टली ये अल्फा बीटा क्या है वो समझेंगे। उसके बाद ये डेक्स्ट्रो लीवो कैसे निकालते हैं ये समझेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ किरैल कार्बन कैसे निकालना है। अल्फा बीटा या डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी या नंबर ऑफ किरैल कार्बन निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो एक बार मैं आपको फिशर्स और हेवर्थ स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं, बहुत इजी है, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देना कैसे हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। आपको करना यह है कि फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर दो। एल्डिहाइड CHO होता है, जिसको मैं डायरेक्ट CHO लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं CHO। लास्ट कार्बन पे ऐड कर दो CH2OH। अब बाकी जितने कार्बन बच रहे हैं उन सभी पे वन साइड OH और अदर साइड हाइड्रोजन ऐड करना है।
आप लोग काउंट कर सकते हो, ये ग्लूकोज में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है, आप देख सकते हो। अब हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये 1 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। 5th कार्बन का OH, क्या 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है? अगर 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो ध्यान रहे यहां पे 5th कार्बन पे अगर OH राइट साइड है तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, जिसे D या पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। वहीं पे अगर 5th कार्बन पे OH लेफ्ट साइड होता इन केस, तो उसे हम बोलते लीवो। आप लोगों को मैं बता दूं, नेचुरल ग्लूकोज हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है, इसीलिए नेचुरल ग्लूकोज के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर डी का यूज करते हैं, अल्फाबेट डी। आपने नाम सुना होगा ग्लूकॉन डी, क्या है वहां डी? अब आपको क्लियर हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी पहचानने के लिए 5th कार्बन को देखना है। चलिए ये सीन तो हो गया क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, यहीं से मैं आगे बढ़ाता हूं कहानी को। 5th कार्बन का जो OH है, हम ग्लूकोज का सोल्यूशन बना रहे हैं। सोल्यूशन जब बन रहा है तो 5th कार्बन के OH का हाइड्रोजन यहां से निकला, 1st कार्बन के ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसा करने की वजह से हुआ ये कि इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हो गई। कार्बन बनाना चाहता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाना चाहता है 2 बॉन्ड, तो अब ये होगा इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन ने बनाया 1 बॉन्ड। तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये 5th कार्बन 1st कार्बन से आकर कनेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं 5th कार्बन का ऑक्सीजन 1st कार्बन से जैसे ही कनेक्ट होता है, तो अगर आप ध्यान दे सकते हो तो बिल्कुल ध्यान देकर देखो, ये साइक्लिक हो चुका है, क्योंकि 2 एंड इसके आपस में कनेक्ट हो गए हैं वाया ऑक्सीजन, और ये साइक्लिक हो चुका है। और इस साइक्लिक फॉर्म को हमें बताया था फिशर्स ने, तो ये कहलाता है फिशर्स प्रोजेक्शन। और ध्यान से देखना, क्या 1st कार्बन का OH राइट साइड है? अगर 1st कार्बन का OH राइट साइड है तो ये कहलाएगा अल्फा ग्लूकोज। अब समझ में आया अल्फा बीटा क्या है? अगर 1st कार्बन पे OH राइट साइड है तो अल्फा, और अगर लेफ्ट पे जाता तो बीटा। ध्यान रहे, अल्फा बीटा सॉल्यूशन में बनते हैं, इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? म्यूटा रोटेशन। नोट कर लेना आप लोग। ये फिशर्स प्रोजेक्शन हो गया, 1st कार्बन पे OH राइट साइड दिख रहा है टुवर्ड्स राइट, तो ये कहलाएगा अल्फा ग्लूकोज। मैं लेफ्ट साइड नहीं बना रहा हूं, लेफ्ट साइड होगा तो बीटा ग्लूकोज। तो 1st कार्बन के OH को अल्फा बीटा डिनोट करता है, 5th कार्बन का OH अगर राइट पे है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट पे है तो लीवो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नंबर ऑफ किरल कार्बन भी पहचानना है, क्वेश्चन तो वहीं से आता है। इसके बाद यही चीज अब मैं साइक्लिक, कंप्लीट साइक्लिक फॉर्म में बना रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, कितने कार्बन हैं बिल्कुल ध्यान से देखना। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन तो साइकिल में है, और इस साइकिल के बाहर देखो कार्बन नंबर 1 और 5 ने साइकिल बना दी है। इस साइकिल के बीच में जितने कार्बन है वो भी उस साइकिल का पार्ट मानेंगे। कौन सा कार्बन इस साइकिल से बाहर है? कार्बन नंबर 6। तो चलो हम बनाते हैं इसको। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट कार्बन जो साइकिल से बाहर है वो एग्जैक्टली CH2OH है। हम लोग ये बात जानते हैं कि 5th कार्बन और 1st कार्बन आपस में कनेक्ट हैं बाय ऑक्सीजन, तो चलो ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। आप देख रहे हो कि 5th कार्बन और 1st कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है। इसके बाद परेशान मत हो, 5th कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करो, बाकी जितने कार्बन है सभी पर वन साइड OH एंड अदर साइड हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, घर पर अभी फ्री होने के बाद, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद काउंट कर लेना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ बराबर है। मैं आपको अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। किरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप। अब हम लोगों से पूछा जाता है कि एग्जैक्टली ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में कितने किरल कार्बन है, तो मैं आपको वैसे तो याद कर लेना, फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़ के बीच में जितने कार्बन बचते हैं वो सब किरल होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन कैसे किरल है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये वाला कार्बन तो किरल कहीं से नहीं है क्योंकि ये CH2OH है, ठीक है।
अब इसके बाद कितने किरेल हैं चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। यहां पर फिफ्थ कार्बन को देखो, फिफ्थ कार्बन ने वन साइड बॉन्ड बनाया CH2OH से, सेकंड साइड बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, थर्ड साइड बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, और फोर्थ साइड इस पूरी चेन से बॉन्ड बनाया। पूरी चेन को देखो, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, ये किरेल कार्बन है। अब यहां पर इस कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन ने कितने कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है? ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन ने वन साइड बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, सेकंड साइड बॉन्ड बनाया OH से, ऊपर की तरफ इस चेन से बॉन्ड बनाया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, और नीचे तरफ ये बड़ी चेन से बनाया, तो ये भी किरेल कार्बन है। सिमिलरली दिस कार्बन इज ऑल्सो अ किरेल कार्बन, और यहां पर ये वाला कार्बन भी किरेल कार्बन है। तो यहां पर हेवॉर्ड प्रोजेक्शन भी क्लियर हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं हेवॉर्ड प्रोजेक्शन, और ये है फिशर्स प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ किरेलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ किरेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एम्स लेवल के और जेई एडवांस लेवल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तो हमारे लिए नीट और एम्स एक ही तरह से एग्जाम में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ किरेलिटी को आप बहुत सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना, इस पे वैरायटी मिलती है हमें क्वेश्चंस की। सबसे पहले किरेलिटी, किरेलिटी का मतलब किरेल कार्बन को पहचानना है। किरेल कार्बन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, एग्जैक्टली किरेल कार्बन क्या है? तो एक ऐसा कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लाइक A, B, X and Y। तो ये वाला जो कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं किरेल कार्बन। इट इज डिनोटेड बाय यूजिंग अ साइन ऑफ स्टार और एस्टेरिक। अब जनरली हमसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जैक्टली ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने किरेल कार्बन है, ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने किरेल कार्बन है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो, स्पेशली हम अगर बात करें ग्लूकोज की, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में फर्स्ट और लास्ट कार्बन किरेल नहीं होता, बीच में बच रहा है टोटल 4। तो नोट कर लेना, ओपन चेन स्ट्रक्चर में 4 किरेल कार्बन है। कितने किरेल कार्बन है? 4, क्योंकि फर्स्ट कार्बन, अब ये मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप था और लास्ट वाले पे CH2OH, लेकिन बीच वाले कार्बन किरेल है। कैसे किरेल है मैं आपको यहां साइक्लिक फॉर्म में क्लियर कर रहा हूं। ओपन चेन में तो 4 हो गए, ये बात कंफर्म है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो साइक्लिक पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आप देख सकते हो CH2OH, ये तो दूर दूर तक किरेल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम एटम जुड़े हैं। किरेल मतलब एक ऐसा कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। फिफ्थ कार्बन को अगर मैं देखता हूं तो फिफ्थ कार्बन के ऊपर है CH2OH, राइट साइड है ऑक्सीजन, नीचे हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड है कार्बन। क्या चारों डिफरेंट एटम्स ग्रुप हैं? बिल्कुल चारों डिफरेंट है, इट मींस फिफ्थ कार्बन किरेल है। फोर्थ कार्बन को अगर मैं देखता हूं तो फोर्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे OH है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ ये कार्बन चेन है जिसमें कार्बन के आगे CH2OH और ऑक्सीजन है, और नीचे देखेंगे तो ऐसी कार्बन की चेन है विच कंटेन 3 कार्बन। ऊपर 2 कार्बन वाली चेन है, नीचे 3 कार्बन वाली चेन है, डिफरेंट है, तो ये भी किरेल हो गया। इस कार्बन को देखेंगे थर्ड नंबर के, तो इस पे भी ऊपर OH है, नीचे हाइड्रोजन है, पीछे 3 कार्बन की चेन और आगे 2 कार्बन की चेन, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी किरेल है। सिमिलरली दिस कार्बन इज ऑल्सो अ किरेल कार्बन एंड कार्बन नंबर 1 इज ऑल्सो किरेल कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ किरेल कार्बन कितने बने हैं? 5। कितने किरेल कार्बन है? 5 किरेल कार्बन है। तो ये बात क्लियर हो गई है, इस बात को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है, देखो ये भी अगर हम देखें, कई बार ऐसा होता है कि हमसे एग्जामिनर पूछता है कि ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है। ये बात ध्यान रखना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 किरेल हैं और ओपन चेन में 4 किरेल हैं। चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। कई बार एग्जामिनर हमसे पूछता है कि बताओ कितने किरेल कार्बन हैं या कितने कार्बन में डेक्स्ट्रो पोजीशन वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। डेक्स्ट्रो पोजीशन मतलब राइट साइड वाले OH। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो इस स्ट्रक्चर में नो डाउट ये किरेल कार्बन है, सेकंड किरेल कार्बन आप चेक कर सकते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी किरेल होगा क्योंकि ये वाला कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है,
दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है, नीचे सिंगल कार्बन है, ऊपर 4 कार्बन की चेन है, तो ये भी किरेल है। अब ये बताओ इन किरेल में से कितने किरेल कार्बन ऐसे हैं जिनके OH को राइट साइड आप देख रहे हो? तो मैं देख पा रहा हूं कार्बन नंबर 1 का OH राइट साइड है, सेकंड का नहीं है। कार्बन नंबर 3 का OH राइट साइड है, दैट्स इट। तो हमारे पास कितने डेक्स्ट्रो कार्बन है? अगर कभी कभी क्वेश्चन डेक्स्ट्रो पे भी आ जाता है, कितने डेक्स्ट्रो कार्बन है? तो डेक्स्ट्रो कार्बन 2 है। जितने OH राइट साइड है वो डेक्स्ट्रो है, सिंपल है, और जो OH लेफ्ट साइड है वो लीवो है। तो हमारे सामने एक बात क्लियर हो गई है। हमसे एग्जामिनर जनरली क्वेश्चन में कभी कभी नंबर ऑफ किरेल कार्बन पूछ लेता है। नंबर ऑफ किरेल कार्बन के अलावा नंबर ऑफ डेक्स्ट्रो कार्बन भी पूछ लेता है, कितने कार्बन है जो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज और है, कभी कभी एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। तो कुछ नहीं है, जितने किरेल कार्बन है उसको सिंपल डबल कर दो, पॉसिबल आइसोमर्स बन जाएंगे। तो आप लोग फिलहाल इतना नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे। तो कार्बोहाइड्रेट की जितनी भी एसेंशियल कंडीशंस हैं वो यहां पर कंप्लीट होती हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग एट द सेम टाइम 2 कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अल्फा एमिनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं, when they combine by peptide bond, when they combine and connect by पेप्टाइड बॉन्ड, इस बात का ध्यान रखना, इस यूनिट में बॉन्ड को लेकर बहुत ज्यादा आपको याद रखना जरूरी है। मोनोसैकेराइड्स के यूनिट कनेक्ट हो रहे थे बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लेकिन एमिनो एसिड्स कनेक्ट हो रहे हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो ये पॉलीमराइज होते हैं, पॉलीमराइजेज हो रहे हैं। आफ्टर पॉलीमराइजेज दे फॉर्म पॉलीमर, ये प्रोटीन बनाते हैं। रिमेंबर, एमिनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है प्रोटीन। अब एमिनो एसिड में जो जरूरी बात है वो ये है कि एमिनो एसिड्स में हम लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि टोटल 10 एमिनो एसिड्स आर एसेंशियल। हमारी बॉडी ये 10 एमिनो एसिड्स नहीं बनाती है, तो हमें अपनी डाइट में इन 10 एमिनो एसिड्स को लेना है, और इन 10 एमिनो एसिड्स का नाम आप लोगों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है इस पे। तो ये 10 एमिनो एसिड्स क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो, फिलहाल मैंने 10 की जगह 8 एमिनो एसिड्स लिखे हैं। थ्रियोनाइन, लाइसिन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनाइन, वेलाइन, फेनाइलएलेनाइन। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि जनरली एडल्ट्स को इन 8 एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एडल्ट, लेकिन इन्फेंट को इन 8 एमिनो एसिड्स के अलावा 2 एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इन्फेंट को कौन से एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो वो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स हैं एडेनाइन एंड हिस्टिडाइन। ये इन्फेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हम लोगों को 8 एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, इन्फेंट्स को 2 एक्स्ट्रा चाहिए, उनको चाहिए 10। तो कुल मिलाकर 10 एमिनो एसिड्स एसेंशियल हैं। आप इनको याद कर लेना। याद करने के लिए भले ही आप इनके नेम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स के हिसाब से याद कर लो, THLILTMVP, जैसा भी आपको सही लगे आप फर्स्ट 2 लेटर्स या फर्स्ट लेटर के हिसाब से याद कर लो, डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हम लोगों को पता है, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अब ये प्रोटीन जो होता है ये बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। प्रोटीन में भी कैटेगरी है, वो कैटेगरी ये है। तो हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स के डिटेल में इनके टाइप। तो प्रोटीन का यहां पर फर्स्ट टाइप आता है फाइब्रस प्रोटीन। बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन जो है ये फाइबर्स की तरह होते हैं, थ्रेड लाइक प्रोटीन होते हैं, और ये होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। इनके एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके एग्जाम्पल में आता है क्रेटिन, एक्टिन, कोलेजन, etc. And remember students, they all are insoluble in water. Insoluble in water. अब यहां पर फाइब्रस प्रोटीन के बाद इसका सेकंड टाइप आता है। तो प्रोटीन का यहां पर सेकंड टाइप है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन इतनी एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं कि इनका शेप स्फेरिकल ग्लोब्यूलर हो जाता है।
अब ग्लोबुलर प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी एक्सेसिव बनाते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। इसके एग्जांपल में आते हैं हार्मोन्स, स्पेशली इंसुलिन, एल्ब्यूमिन एटसेट्रा, और एंजाइम्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग इतना नोट करो, आगे और भी कुछ है प्रोटीन से रिलेटेड, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन के बारे में ये बात तो क्लियर हो गई है कि प्रोटीन फाइब्रस और ग्लोबुलर होते हैं, लेकिन प्रोटीन के रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो प्रोटीन बेसिकली उसके 2 स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आएगा, ना आपको पहचानने को आएगा कि प्राइमरी या सेकेंडरी है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि एग्जैक्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात पता होगी कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बना है। एमिनो एसिड का सीक्वेंस अगर जरा सा भी डिस्टर्ब हो गया ना, तो प्रोटीन के एमिनो एसिड के सीक्वेंस डिस्टर्ब होने से किसी भी तरह का डिजीज हो सकता है। आप बायो वाले हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, वही एक रीजन है जहां एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिस्टर्ब होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, याद रखना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें बताता है सेकेंडरी बॉन्डिंग। यह हमें बताता है सेकेंडरी बॉन्डिंग इन प्रोटीन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर प्रोटीन का पीएच चेंज कर दो या प्रोटीन के किसी प्रोडक्ट को आप हीट कर दो, जैसे एग में प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एग का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, उस व्हाइट पार्ट में प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। हमने एग को बॉईल कर दिया, तो बॉईल करने की वजह से उस प्रोटीन का हो जाएगा डीनेचुरेशन। क्योंकि प्रोटीन पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब सॉलिडिफाइड हो जाएगा, तो प्रोटीन का हो जाएगा डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन पे प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ड्यू टू चेंज इन पीएच और टेम्परेचर प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड। प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एंड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम बट इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर चेंजेस। तो डीनेचुरेशन की वजह से प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, सेम रहता है, लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो आती है उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। तो ध्यान रखना, डीनेचुरेशन क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू चेंज इन पीएच और टेम्परेचर। और प्रोटीन जब भी डीनेचर्ड होता है, डीनेचर्ड का मतलब उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ जाना। आप देख रहे हो, अगर आप मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करोगे तो मिल्क के अंदर लैक्टोएल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो भी डीनेचर्ड हो जाएगा। आप लोग इतना नोट करो।